अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिसोनेंस। आज हम लोग जो हमारा पुराना वीडियो था दैट वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज विद इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कन्फॉर्मिटी के बारे में और वी विल आल्सो टच अपॉन ओबीडियंस। तो कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस काफ़ी सिमिलर से आपके टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ओबीडियंस में बस एक अथॉरिटी फिगर का जो रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है एंड कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस के ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक बार मतलब मेरा जो भी जामिया का एंट्रेंस था उसी में आ गया था कि भैया आपको डिस्टिंग्विश करना था कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस के बीच में। हालांकि जिस हिसाब से सवाल ये पूछे जाते हैं उतना क्लियर कट डिफरेंस है नहीं इन दोनों चीज़ों के बीच में, लेकिन लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले थ्योरी से, दैट इज़ सोलोमन एश। Now, Solomon Asch was actually born in Poland, लेकिन 13 साल की उम्र में ही moved back to United States and he was a gestalt psychologist क्योंकि मैक्स वर्टहाइमर के अंडर में काम किया था। मैक्स वर्टहाइमर आप जानते हैं, he is one of the founding fathers of gestalt psychology। एंड आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करिए कि सोशल साइकोलॉजी का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे, उनको यूएस गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट्स हो, वो किसी न किसी तरीके से बस उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी कि यार तुम ये पता लगाओ और ये क्यों हो रहा है और वॉर के अंदर ये क्यों हो रहा है। तो ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन कि नाज़ी प्रोपेगेंडा जो है वो किस तरीके से फैलाया जा रहा है। तो इसी वजह से सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसके अंदर उन्होंने 3 या 4 लाइंस ली और फिर एक जो बेचारा टेस्ट सब्जेक्ट होता था उसके साथ 2-3 कन्फेडरेट्स होते थे। कन्फेडरेट्स माने कि वो लोग जो कि एक्सपेरिमेंटर ने पहले से ही सेट कर रखे हैं, यानी कि ये लोग सेट हुए हुए हैं, इनको एक ही पर्टिकुलर टाइप का आंसर देना है और उसके अंदर एक भूला भाला नॉर्मल इंसान बैठा दिया। अब वो 3 और 4 लाइंस जो हैं उनमें से आपको ये बताना होता था कि भाई इनमें से कौन सी 2 लाइंस हैं जो बिल्कुल सिमिलर लेंथ की हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार लाइंस क्यों ली, कुछ और क्यों नहीं लिया। ही वॉज अ जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में आपको याद होगा वो लोग लाइंस, शेप्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे। हेंस दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ना उन्होंने जब ऐसी लाइंस ली तो शुरुआत में जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो शुरुआत में तो कन्फेडरेट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हाँ भाई लाइन ए और बी बराबर है, तो हाँ वही सही आंसर है। दूसरा जब ट्रायल हुआ तो हाँ भाई लाइन सी और लाइन बी बराबर है, बिल्कुल ठीक, सही आंसर। लेकिन जैसे ही तीसरा ट्रायल हुआ तो कन्फेडरेट्स ने क्या किया कि सारे कन्फेडरेट्स ने दूसरा आंसर दिया जो सही नहीं था। अब वो एक जो भूला भटका इंसान था उसने देखा कि है ए और बी बराबर है, लेकिन ये सब लोग बी और सी क्यों कह रहे हैं। तो उससे जब पूछा गया तो ही रिप्लाइड बी एंड सी, क्या यानी कि वो कंफर्म कर गया। हालांकि उससे जब बाद में पूछा गया तो ये पता लगा कि नहीं भाई उसने माना नहीं था ये अंदर से, लाइक ही डिड नॉट बिलीव कि बी और सी बराबर है, तो लग उसे वही सही आंसर रहा था ए एंड बी। लेकिन उसने रिप्लाई, क्योंकि उसे सोशली एक्सक्लूड नहीं होना था, उसको मजाक नहीं बनवाना था अपना, इस वजह से उसने एक ऐसा रिप्लाई दिया जो कि ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स के साथ कंसिस्टेंट था। ऑफ कोर्स कन्फॉर्मिटी के अपने रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक भी कन्फेडरेट वहाँ पे साथ दे देता है नॉर्मल पार्टिसिपेंट का तो 75% कन्फॉर्मिटी रेट से एकदम से गिर के ये सिर्फ 5 to 10% रह जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है अगर आपको एक भी बस अपना साथी मिल जाए। तो कहते हैं ना अंधकार के अंदर तो भाई मोमबत्ती भी जलती हुई मिल जाए तो बस वही काफ़ी होती है आपके लिए। तो अगर एक भी सपोर्टर मिल जाए दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर एक भी सपोर्टर नहीं मिल रहा है तो हाँ भाई आप हमेशा की तरह कंफर्म कर जाएंगे। उसी के साथ साथ कंफर्मिटी के जो लेवल्स हैं वो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा राइज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 2 लोग हैं वहाँ पे, एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट और एक कन्फेडरेट, तो कन्फेडरेट के आंसर से हो सकता है इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, लेकिन 3 हो गए लोग टोटल, यानी कि 2 कन्फेडरेट हो गए तो थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड दिस गोज़ ऑन टिल समवेयर अराउंड 5 या 7। पीपल डिबेट अबाउट दिस। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 4 के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कन्फॉर्मिटी पे, कि भाई 4 लोग हो गए तो हाँ दैट इज़ मैक्सिमम कन्फॉर्मिटी। कुछ लोग बोलते हैं 7 इज़ द मैक्सिमम कन्फॉर्मिटी नंबर। तो उसके बाद लोगों की कन्फॉर्मिटी उतनी ही रहती है। उसी के साथ साथ ड्यूश और जेरार्ड की 1955 के अंदर इन लोगों ने जो ये है कन्फॉर्मिटी उसको 2 हिस्सों में बांटा था। एक थी नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी और दूसरी थी आपकी क्या कहते हैं, मुझे एक बार देखने दीजिए, हाँ इंफॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी। तो नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी का मतलब ये है बेसिकली कि मैं बदल रहा हूँ और उसके वजह ये है कि मुझे एक्सेप्ट होना है, मतलब दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे एक्सेप्ट होना है। मैं जानता हूँ शायद अंदर से कि शायद आंसर गलत है या मैं इससे शायद एग्री नहीं करता, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सेप्ट होना है इस वजह से मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। दैट इज़ योर नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी। दूसरी होती है आपकी इन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी, या जिसे हम लोग इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी इस भाई कि भाई साहब मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, जो टॉपर बोल रहा है वही बोल दिया। कि आपको जेन्युइनली नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन सिंस टॉपर बोल रहा है तो हाँ भाई यही होगा, इस वजह से आप कंफर्म कर गए। अब कंफर्मिटी को अलग अलग एक्सेस पे अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कुछ लोग जैसे आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहते हैं कि भाई आपका जो रोल है आप उस तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं कि भाई अगर किसी को राजा बनना सिखाना हो तो राजा की गद्दी पर जाके उसे बैठा दो। दूसरा होता है जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मिटी होती है, वो एक रोल होता है जिसका नाम होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें यू जेन्युइनली चेंज योर बिलीव्स कंफर्मिटी के चक्कर में। मतलब आप इतना कंफर्म हो जाते हैं कि कंफर्मिटी रहती ही नहीं है, आप सच में वैसे ही हो जाते हैं। आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो सब कुछ है, वो सब कुछ सच में बदल जाता है ना। सोलोमन एश के जो एक स्टूडेंट रहे वॉज स्टैनली मिलग्रम, क्या कहते हैं, स्टैनली मिलग्रम ने इनके ही अंडर में पीएचडी करी थी। अब मिलग्रम साहब का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल रहा भाई, जिसके अंडर उन्होंने पीएचडी करी सोलोमन एश के, उसी की राह पे वो चल गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी और न्यूरमबर्ग ट्रायल्स चल रहे थे, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जितने भी नाज़ी परपेट्रेटर्स थे उन सबको पनिशमेंट दी जा रही थी। उसमें से एक शख्स का नाम था अडोल्फ आइखमैन। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट ऑफ कोर्स, बट एडोल्फ आइखमैन का एक बहुत ही बढ़िया सा स्टेटमेंट था न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में कि भाई इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊँ तो वो था कि आई वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल लीडर एंड एज सच डू नॉट फील माई सेल्फ गिल्टी। मतलब एडोल्फ आइखमैन का तो जो आइडिया था पूरा का पूरा उसने हिला के रख दिया न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को, कि भाई एक इंसान जिसने हॉलोकास्ट ऑर्गेनाइज कराया हो वो इतने ओपनली आके बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल गिल्टी फील नहीं होता क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अब यहाँ से जो स्टैनली मिलग्रम साहब थे उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यार मेरी खुद की जो इमीडिएट फैमिली थी दैट वाज अफेक्टेड बाय द हॉलोकास्ट, और ये इंसान यहाँ पे आके बोल रहा है कि भाई ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो क्या ये बात सच हो सकती है कि ही वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स? और इसी वजह से स्टैनली मिलग्रम ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट सेटअप किया समवेयर अराउंड इन 1963, जिसकी वजह से 1 साल तक के लिए इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इनकी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो मेंबरशिप थी वो होल्ड पे रख दी गई थी कि भाई पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट जो करा है यूटिलिटी तो है लेकिन बहुत ही अनएथिकल सा है, तो इनकी 1 साल तक मेंबरशिप होल्ड पे भी रख दी गई थी। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक शख्स को बुलाया गया, मतलब एक रूम के अंदर, और उससे कहा गया कि भाई ये जो सामने आपके बंदा बैठा है ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं था, वो कन्फेडरेट था, उसको नाम यूजुअली ये लोग मिस्टर वॉलेस देते हैं। और कहा गया कि भाई अगर ये गलत आंसर देना है तो तुम्हें शॉक देना है। और एक इंसान वहाँ लैब कोट के अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल डॉक्टर की तरह बन के, वो कह रहा भाई उसने जानबूझ के पहले गलती देना शुरू करी। मतलब जो आपके मिस्टर वॉलेस थे जो कन्फेडरेट थे उन्होंने जानबूझ के गलतियाँ करी। तो भाई डॉक्टर ने बोला भाई शॉक दो, शॉक दे दिया। फिर वो शॉक का लेवल हल्के हल्के बढ़ता चला गया, इतना ज़्यादा कि वो 300-400 वोल्ट तक पहुंच गया। और जो सामने कन्फेडरेट था उसको शॉक तो नहीं लग रहा था क्योंकि ये सब एक सूडो एक्सपेरिमेंट था, मतलब उसको ऑफ कोर्स नहीं लगवा सकते थे, लेकिन वो चिल्ला ऐसे ही रहा। तो उसको बताया ऐसे ही था कि भाई तुम्हें ऐसे चिल्लाना है तुम्हारी जान निकल रही हो। और उस पर बार बार जो अथॉरिटी फिगर था, जो वहाँ पे डॉक्टर था, वो यही कहता रहा कि नहीं नहीं तुम शॉक दो, तुम आराम से रहो, यू मस्ट गो ऑन, यू मस्ट गो ऑन। तो 3-4 लेवल्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स थे कि नहीं यू नीड टू गो ऑन, द एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट गो ऑन। और उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली शॉक दे दिया, यानी कि दे डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, एंड दैट इज़ बिकॉज दे हैड द परफेक्ट एक्सक्यूज़, एंड दैट वाज कि भाई हमारी गलती थोड़ी है, हम क्या कर सकते हैं, इट वॉज वी वर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। सो दैट वाज योर सोलोमन एश एंड स्टैनली मिलग्रम का जो एक्सपेरिमेंट रहा है। स्टैनली मिलग्रम के ही एक्सपेरिमेंट से इनफैक्ट इंस्पायर होके बाद में फिलिप जिम्बार्डो जो रहे उन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया गया था स्टैनफोर्ड के बेसमेंट के अंदर, और उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया था मिनिमल ग्रुप डिज़ाइन के तहत। मिनिमल ग्रुप डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि किसी बहुत ही ट्रिवियल सी बात पे 2 ग्रुप्स के अंदर चीज़ों को बांट देना, जैसे कि वो लोग जिनको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है और वो लोग जिनको वनीला आइसक्रीम पसंद है। अब अगर आप लोग ये बात सुन रहे हैं तो आपको यही लग रहा हो कि भाई ठीक है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम क्या फ़र्क पड़ रहा है। येस, सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट मिनिमल ग्रुप डिज़ाइन इज़। बहुत ही छोटी सी ट्रिवियल सी चीज़ पे 2 लोगों को बांट देना। तो उन्होंने गार्ड्स वर्सेस प्रिजनर्स को बांट दिया था इसी रोल पे। अब गार्ड्स और प्रिजनर्स दोनों जानते हैं कि भाई ये सब लोग क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं,
लेकिन फिर भी गार्ड्स ने बहुत ही अब्यूजिवली बिहेव करना शुरू कर दिया प्रिजनर्स के साथ, एज इफ़ कि प्रिजनर्स जो हैं वो सच में इनह्यूमन लोग हैं, एज इफ़ उनको कोई इज्जत डिज़र्व करते ही नहीं, क्योंकि देयर वाज नोबडी टू इंटरवीन अपॉन द गार्ड्स, जिसकी वजह से फिलिप जिम्बार्डो के ऊपर अच्छी खासी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी कि जब ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ यहाँ पे होने लग गई तो आपने इंटरवीन क्यों नहीं करा। एंड जो प्रिजनर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन एक्सेप्ट करने लग गए थे वो लोग कि हाँ भाई हमने शायद सच में कुछ चीज़ गलत करी है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। और जबकि दोनों ग्रुप्स ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि उन लोगों ने एक दूसरे ने कुछ भी नहीं करा था, दे वर जस्ट नॉर्मल पीपल। अब बात कर लेते हैं ज़रा थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन की। एट्रीब्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूशन इज़ अ फिनोमेना जहाँ पे एट्रीब्यूशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग ये बात पता लगाते हैं कि कोई जो बिहेवियर हो रहा है उसमें इंटरनल रीज़न ज़्यादा है या फिर एक्सटर्नल रीज़न ज़्यादा है। सबसे पहले इस थ्योरी को मतलब आगे रखा था, इस फील्ड को जो चैम्पियन किया है वो फ्रिट्ज हाइडर ने किया है, जिन्होंने बैलेंस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी दी है जो हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। तो फ्रिट्ज हाइडर का ये मानना था कि भाई वो तो बच गए वर्ल्ड वॉर 1 से, बिकॉज उनकी आँख में एक इंजरी थी बचपन के टाइम पे, एडोलेसेंस के टाइम पे ही हैड एन इंजरी इन हिज आई, तो उसकी वजह से ही अवॉइडेड बीइंग ड्राफ्टेड इन वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन इवन आफ्टर दैट ही वॉज रियली इम्पैक्टेड बाई द वर्ल्ड वॉर, बिकॉज अगेन ऑस्ट्रिया के थे, बाद में जाके यूएस में मूव करें। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यहीं से उठे हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 ने और वर्ल्ड वॉर 1 ने सच में साइकोलॉजी की पूरी शक्ल बदल के रख दी थी एट अ टाइम। तो इनको ये देखना था कि यार कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करते हैं, एंड उनको उन्होंने नाम दिया था सिचुएशनल फैक्टर्स एक तरीके से। और दूसरे जो थे जो कि इंसान के अंदर खुद होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया था डिस्पोजिशनल फैक्टर्स, कि भाई अगर एक इंसान मल्टीपल कंडीशंस के अंदर एक ही बिहेवियर रिपीट कर रहा है व्हेन गिवन द सेम स्टिमुलस, तो यानी कि वो डिस्पोजिशनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है ना। उसके बरक्स अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक तरीके से एक्ट कर रहा है दैन दैट मे बी बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं करेस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी जो कि डेविस और जोन्स की थी। और डेविस और जोन्स का ये मानना था कि भाई देखिए किसी भी सिचुएशन के अंदर जब भी हम किसी का बिहेवियर होता हुआ देखते हैं तो हम इन्फरेंसेस डिराइव करते हैं, और हम इन्फरेंसेस डिराइव करते हैं बिहेवियर से अबाउट द इंटेंट ऑफ द पर्सन, कि जो उसने करा उस हिसाब से उसके बिहेवियर के हिसाब से उसका इंटेंशन क्या रहा होगा, हम ये डिराइव करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कॉमन सेंस ही बात लग रही होगी। आई मीन आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके टीचर हैं और आपने कोई गलती करी है और उसके बाद आपको पनिशमेंट मिल रही है, देन यू माइट थिंक कि हाँ भाई टीचर का कोई गलत रोल नहीं था यहाँ पे। लेकिन अगर आप क्लास में बिल्कुल अभी एंटर हुए हैं और एकदम से आपको पनिशमेंट मिल गई फॉर नो गुड रीज़न, तो आप कहेंगे यार अजीब है, ठीक है चलो मे बी ही इज़ हैविंग अ बैड डे। लेकिन फिर ये बार बार होता जा रहा है, हर क्लास में होता जा रहा है। आई एम श्योर हर बच्चे ने एक ना एक ऐसा टीचर देखा ही है जिसको उससे कुछ खासा दिक्कत थी भाई। तो फिर आप ये बात कहेंगे कि नहीं यार, इट्स नॉट सिचुएशनल एनी मोर, इट इज़ कम्प्लीटली डिस्पोजिशनल। तो डेविस और जोन्स ने फिर क्या कहते हैं अच्छे खासे ऐसे फैक्टर्स दिए थे कि भाई किन किन चीज़ों पे आप ही कह सकते हैं कि कोई बिहेवियर सिचुएशनल कॉजेज़ की वजह से हो रहा है या फिर डिस्पोजिशनल कॉजेज़ की वजह से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इज़ वॉज द बिहेवियर एक्सीडेंटल या वॉज इट इंटेंशनल, क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस थी या फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी, क्या उसको किसी तरीके से खुद बेनिफिट मिल रहा है, किसी तरीके से खुद बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये सोशली कितना डिज़ायरेबल बिहेवियर है। तो इन सब को हम मद्देनज़र रखते हुए ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि कोई जो बिहेवियर है उसमें सिचुएशन का कितना रोल है और उसी सिचुएशन के अंदर उसी बिहेवियर को लेके एक इंसान के पर्टिकुलर होने का कितना रोल है। जोन्स जो थे इसमें से, डेविस और जोन्स दो अलग अलग लोग हैं। तो जोन्स जो थे उनके साथ एक देयर वाज अनदर गाय नेम्ड विक्टर हैरिस, जिन्होंने एक पेपर लिखा था जिसकी वजह से फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में हमें पता लगा। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बहुत ही सिंपल है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर से कि भाई जब हम लोग अपना खुद का बिहेवियर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल कॉजेज़ को देखते हैं कि हम ये कहते हैं यार मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी मेरी और ये था और वो था। लेकिन जब भी हम किसी दूसरे का बिहेवियर आँक रहे होते हैं तो वी आर वेरी रेडी टू बिलीव कि भाई उसका जो बिहेवियर है वो परफेक्टली उसकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन कर रहा है, एज इफ़ उसके ऊपर तो कोई दबाव होगा ही नहीं। तो ये हमारी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है जो काफ़ी फेमस है, जो अब जाके मतलब
वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज ऑफ जोन्स एंड हैरिस। ऑफ कोर्स फ्रिट्ज हाइडर ने भी ग्राउंड वर्क तो देखिए हर चीज़ का फ्रिट्ज हाइडर ने ही ले किया है, बिकॉज ही वॉज द वन जो एट्रीब्यूशन के बारे में बात करना जिन्होंने शुरू भी करी थी। नाउ द नेक्स्ट मॉडल दैट वी हैव टू स्टडी इज़ द कोवेरिएशन मॉडल, हैरल्ड केली का जो है, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द अनोवा मॉडल, और आप अभी समझ जाएंगे क्यों। तो हैरल्ड केली का ये कहना था कि भैया देखिए, whenever we have to determine the factors that are involved in a behavior, then we look at the factors जो तब present होते हैं जब behavior होता है और तब absent होते हैं जब behavior नहीं होता। यानी कि basically अगर रोज़ को देख के मेरे दोस्त को गुस्सा आता है किसी वजह से, और मेरे दोस्त को कभी तब गुस्सा नहीं आता जब रोज़ नहीं होता, तो यानी कि रोज़ की वजह से मेरे दोस्त को गुस्सा आता है। और इस पे भी उन्होंने फिर 3 अलग अलग पैराडाइम्स दिए थे, मतलब 3 अलग अलग फैक्टर्स दिए थे। एक कंसेंसस था कि भाई बाकी लोग इस सिचुएशन के अंदर कैसे एक्ट करेंगे, क्या सबको रोज़ को देख के गुस्सा आता है, क्योंकि अगर सबको रोज़ को देख के गुस्सा आता है तो हाँ भाई मेरे दोस्त की गलती नहीं है। दूसरा था डिस्टिंक्टिवनेस, विच इज़ बेसिकली कि हमारा जो एजेंट है वो क्या हर वक्त गुस्से में ही रहता है, यानी मेरा जो दोस्त है क्या वो हर वक्त गुस्से में रहता है या फिर सिर्फ रोज़ को देख के, क्योंकि अगर वो हर वक्त गुस्से में रहता है तो भाई रोज़ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा है कि बस सिर्फ रोज़ को देख के ही होता है तो हाँ भैया फिर तो रोज़ के अंदर और उसके बीच में कोई मसला है। तीसरा उन्होंने कहा था कंसिस्टेंसी, कि भैया क्या उसे हर सिचुएशन में रोज़ को देख के गुस्सा आता है, हो सकता है बस उसी दिन गुस्सा आया हो, क्या अगले दिन भी आएगा, क्या शाम में भी आ रहा है, रात में भी आ रहा है, जब जब वो रोज़ को देख रहा है तब तब गुस्सा आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं इस मॉडल को, इस कोवेरिएशन मॉडल को या फिर अनोवा मॉडल को डिफ़ाइन किया था। नाउ ऑफ कोर्स केली को अगर आप जानते हैं तो केली इज़ एक्चुअली मोर फेमस फॉर अनदर थ्योरी दैट्स नोन एज द इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, जिसमें उन्होंने कर्ट ल्यूविन का एक आइडिया था कि बिहेवियर इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया था। बट दिस थ्योरी, दिस कोवेरिएशन मॉडल थ्योरी is what we are going to study in social psychology. Now finally one of my favorites, that is your social identity theory. तो social identity theory की बात करेंगे तो हेनरी ताजफेल और जॉन टर्नर ने दी थी। जॉन टर्नर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसका नाम सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हेनरी ताजफेल को आप समझने की अगर कोशिश करें कि वाई डिड ही चूज़ टू वर्क ऑन सोशल आइडेंटिटी, इट्स बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 2 और वो एक्चुअली प्रिजनर ऑफ वॉर भी बन गए थे, जहाँ पे उन्होंने शायद एक बहाना भी बनाया था कि नहीं भाई मैं फ्रांस का बंदा हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं छुपाया कि वो ज्यूइश हैं। और जब वो वापस आए थे प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब छूट के वापस आए प्रिजनर कैंप से, तो उन्हें पता लगा कि भाई उनकी इमीडिएट फैमिली की पूरी डेथ हो चुकी है हॉलोकॉस्ट के अंदर। तो ही वॉज वेरी मच इम्पैक्टेड बाय दिस टू वर्क ऑन प्रेजुडिस एंड हाउ इट हैपन्स। तो उन्होंने एक चीज़ ये बात बताई कि भाई सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का मतलब ये है कि वी एज ह्यूमन बींग्स एक्चुअली हैव आवर पर्सनल आइडेंटिटी और फिर हमारी एक होती है सोशल आइडेंटिटी। और वो जो सोशल आइडेंटिटी होती है उसके अंदर ना उसको मेंटेन करने के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट एक उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था इंटरग्रुप इंटरपर्सनल कंटिन्यूम, यानी कि इंटरपर्सनल यानी लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, मैं इंडिपेंडेंटली एज अ बात कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा बिहेवियर बहुत अलग हो, लेकिन अगर मैं ग्रुप का पार्ट बन के बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से आई एम अ मुस्लिम, तो अगर मैं ये आइडेंटिटी अपने सर में बैठाया हुआ हूँ कि हाँ भाई आई एम अ मुस्लिम, मैं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये बात सोच के समझ के जा रहा हूँ कि हाँ भाई आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इस्लाम, तो मेरा बिहेवियर बहुत अलग होगा। हो सकता है मैं अपनी दांत चबाता हूँ अगर मैं पर्सनल आपसे बात करता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस बात का ख्याल है कि नहीं भाई मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही तमीज़ से बैठूंगा। हो सकता है मैं शर्ट फुल स्लीव्स की पहन के आऊँ, सर पे शायद टोपी वोपी लगा लूँ, या फिर कुछ भी जो भी मुझे लगे कि वुड बेनिफिट द इमेज ऑफ माई रिलीजन, मैं वो करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा उन्होंने एक चीज़ बताई थी, दैट वॉज पॉजिटिव डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि हमारे ग्रुप की सेल्फ इस्टीम को डैमेज हो रहा होगा या हमारे ग्रुप को ज़रूरत होगी रिसोर्सेज की, तो हम लोग हमेशा इन ग्रुप फेवरेटिज़म का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो बाकी ग्रुप से बेहतर करे। और ये मिनिमल ग्रुप डिज़ाइन के ऊपर ही सारी थ्योरीज़ की टेस्टिंग हुई है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स के ऊपर, बहुत ही ट्रिवियल फैक्टर्स के ऊपर ग्रुप्स को बांट दिया गया। और तब भी ये देखा गया कि हम लोग अपने ग्रुप से इतना जल्दी अटैच हो जाते हैं कि अगर हमें रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ जाएँ तो हम उन लोगों को ज़्यादा क्या कहते हैं रिसोर्सेज देंगे जो हमारे खुद के ग्रुप के लोग हैं। और यही चीज़ हम लोगों ने रॉबर्ट्स केव के अंदर देखी थी, जो हमने मुजफ्फर शरीफ वाला एक्सपेरिमेंट हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर यू रियली एंजॉयड इट, एंड
यू नो सोशल साइकोलॉजी मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कहीं ना कहीं ग्लिम्सेस दिखे होंगे जिससे आप करंट पॉलिटिकल बिहेवियर, करंट ग्रुप बिहेवियर समझ पा रहे होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपके लोकल लेवल पे ही क्यों ना हो सकता है आपके गली की क्रिकेट टीम हो और दूसरी गली की क्रिकेट टीम हो, उसके बीच में भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं, आप इसे कम्युनल लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, इसे पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई फाइंड सोशल साइकोलॉजी टू बी सो इंटरेस्टिंग। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप टू सी यू सून। टेक केयर।